हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है साइंस राइजर की क्लास के अंदर। और आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है और उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बैच स्टार्ट किया है नीट के लिए और बैच का नाम है शंखनाद। इस बैच की खास बात यह होगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लगभग 30 टू 35 ईयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आज तक आए हुए हैं आपके नीट के एग्जाम के अंदर, वो सभी आपको मिलेंगे। दूसरी बात, जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी गलतियां, जो भी मिस्टेक्स एक बच्चा एग्जाम टाइम के अंदर करता है, उनको साथ साथ कवर करके चलेंगे। और इस बात की गारंटी होगी कि अगर आप इस बैच के साथ कंप्लीट जुड़े रहते हैं तो आपको जब एग्जाम के अंदर बैठोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बैच से मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस का मतलब यह होता है कि जो स्ट्रेटजी और जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे या तो वो या वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा फिजिक्स के अंदर, नीट के अंदर। आपका नीट का जो डर है वो चुटकियों में मैं खत्म कर दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी होगी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपका अपना चैनल है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जो है मदद हो सके। अगर ज्यादा बच्चों को शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर आपको ये कोर्स मिलेगा। और इस कोर्स की जो शुरुआत है वो मैं आज से करूंगा और लगभग 50 से 55 डेज के अंदर आपको जो है ये कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें जो भी आपका सिलेबस है, साथ में जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स होंगी, उनको भी हम साथ साथ कवर करेंगे। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा नीट का कंप्लीट क्रैश कोर्स है। और आज हम पहले लेक्चर के साथ बढ़ते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ। बैच का नाम होगा शंखनाद बैच। हम इसी से स्टार्ट करेंगे, हमें ये ऊर्जा प्रोवाइड करेगा और उसी ऊर्जा के साथ हम लास्ट तक रहेंगे, संयम के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइंस राइजर क्लास जो हमारा चैनल है उसका नाम है, ताकि आप जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। इसके अंदर हम प्रत्येक चीज को कवर करते हुए चलेंगे, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की, हम बात करते हैं। और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले सिलेबस होगा, यानी कि जिस सिलेबस की हम बात करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट जो फिजिक्स है, जिसके हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट फिजिक्स की, और जिसके हम बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट के अंदर हम बात करेंगे तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। यहां पे ये यूनिट था तो इसलिए यहां पे मिस्टेक हो गई, ये फिजिक्स ऊपर जाना था, बाय मिस्टेक होगी पीडीएफ के अंदर। लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर इन मेजरमेंट्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सभी टॉपिक्स वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। खास बात यह है कि मैं प्रत्येक टॉपिक को कवर करूंगा। ये कंप्लीट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये नीट का सिलेबस है, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, कंप्लीट नीट का सिलेबस आपके सामने है यूनिट नंबर फर्स्ट का, जिसका हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर। तो ये कंप्लीट पहली यूनिट का है और उसके अंदर एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए दोस्तों, आपको वो प्रत्येक बिंदु के ऊपर, प्रत्येक पहलू पे बात करूंगा जो आपको किसी बुक में ढूंढने से जल्दी से नहीं मिलता। कंप्लीट एनसीईआरटी को, साथ साथ जिस बुक की आपको रिक्वायरमेंट होती है नीट के लिए, वो सारी बातें हम यहां पे कवर करेंगे। संयम और धैर्य के साथ बने रहिए। और खास बात यह होगी इसकी कि आपको जहां मिस्टेक्स आप जो करते हो, जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं यहां पे एक ही वीडियो के अंदर जो है आपका करने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स जो है वो भी साथ चलेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, और सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट और फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। पहली बात यह है कि ये सारे के सारी चीजें एक ही है, इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे आप इसको पढ़ पाओगे वो समझिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है? जो आपका सिलेबस है स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो आपको सिलेबस में गिवन है। सबसे पहले यूनिट्स की बात करते हैं। इससे पहले अगर हम बेसिक बात करेंगे यूनिट्स की, तो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जैसे कि हमारे पास लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इन सभी का नाम हमने क्या रख लिया, फिजिकल क्वांटिटी रख लिया। सबसे पहले हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको मेजर करने के लिए किसी सिस्टम की हमें आवश्यकता थी। मैं क्या कहना चाहता हूं, दोबारा से समझिए।
हमारे पास क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सा आगे, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, एटसेट्रा। इसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया। ये सब की सब किसके अंडर आते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के अंडर आते हैं सभी बातें। और इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए था, और उसी सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया है भाई, यूनिट्स नाम दे दिया। एग्जांपल देता हूं मैं, मान लिया जाए आपको कहीं मिलेगा लेंथ, उसने लिख दिया लेंथ इज इक्वल टू में 10 मीटर, ऐसी बात लिख दी। स्पीड से हम नहीं दौड़ाएंगे, इस हिसाब से करेंगे ताकि आप साथ साथ इस बात को कवर कर सको। प्रत्येक बिंदु पे बात करूंगा। अब देखो, ये जो मीटर है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसकी यूनिट है। कि हमने पता कर लिया कि लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर के अंदर। तो ये जो यूनिट है जिसने हमें मदद की है इस लेंथ को मेजर करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो यूनिट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, और उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि हम मास की बात करेंगे तो तुम देखा होगा कि 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। अब इस मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता पड़ी, जो कौन है, किलोग्राम है। इसके बता हम नहीं बता सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, जिसके हम बात करते हैं। जैसे कि लेंथ के लिए मीटर हो गया, मास के लिए किलोग्राम हो गया, टाइम के लिए क्या हो गया, सेकंड हो गया। इस तरह से हमने इसकी मदद से हम इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब यूनिट्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो इसी यूनिट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो इसका भाग है दोस्तों, पहला जो इसका भाग होगा, दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हम कह सकते हैं इसको फंडामेंटल, फंडामेंटल, और दूसरा हम कह सकते हैं इसको डिराइव्ड। मुश्किल बात नहीं है, सारी एक साथ और धीरे धीरे हम कवर करते हुए चलेंगे। जैसे हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर ली, सीधी सी, इतना ही था उसके अंदर। सिस्टम ऑफ यूनिट की हम बात करेंगे, उसको थोड़ा सा लेट लेके चलेंगे। इसके बाद पहले हम इस दोनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई यूनिट क्या होता है, उन दोनों की बात करेंगे। अब क्या हो गया, एक तो हो गई फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी हो गई क्या, डिराइव्ड यूनिट्स। इन दोनों के नाम से है, और इसी को कई बार आपको लिखने को मिल सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी, या यूनिट के नाम से भी आप जान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्वांटिटी। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको उस बात में समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं प्रत्येक पहलू को कवर करके चलूंगा, जहां आपको जरूरत पड़ेगी डेरिवेशन की, वहां डेरिवेशन भी लेके चलेंगे। उसका रीजन ये होगा क्योंकि आजकल जो नीट के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिजिक्स के अंदर आजकल जिस भी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, उनका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है। उस ट्रेंड के दौरान क्या करते हैं, आजकल थ्योरी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको थ्योरी आती होगी तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसलिए जहां पे आपको उस थ्योरी की टच की आवश्यकता होगी तो मैं टच दूंगा। ये बेसिक है, हम बेसिक की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन होती है, बेसिक होती है। बेसिक क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे की मदद न लेनी पड़े, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल या बेसिक कहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर कौन आ जाएगा, लेंथ, मास, एटसेट्रा। हमारे पास 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। जो 7 कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास 7 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की मदद नहीं लेनी पड़ती, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल या बेसिक का मतलब क्या बताया, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की मदद न लेनी पड़े, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ये विश्वास रखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर आपने अच्छे से इस बैच को पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपके फिजिक्स के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं। अब 7 फंडामेंटल कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होगी लेंथ, सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। दूसरी हो गई मास, तीसरी हो गई हमारे पास टाइम। ये आपको याद रहनी चाहिए ताकि आप डायमेंशन फॉर्मूले बना सकें। चौथी आपके पास हो गई करंट,
पांचवी आपके पास हो गई है टेम्परेचर, छठी आपके पास हो गई है लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवीं आपके पास हो गई है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लगभग बच्चों को ये पता भी होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये हो गई। अब मैं आपको एक बात बता दूं खास इसके अंदर, जो आपने ये सारी की सारी क्वांटिटीज देखी हैं, अगर मैं इन सभी क्वांटिटीज की बात करूं तो इन सभी क्वांटिटीज के अंदर आपको पता होना चाहिए कि लेंथ को मीटर में डिनोट करते हैं, मीटर से बोलते हैं, ठीक है, लेंथ को। मास को किस में कहते हैं? किलोग्राम में। टाइम को किस में बोलते हैं? सेकंड में। करंट को किस में बोलते हैं? एम्पियर में, ठीक है। टेम्परेचर को किस में बोलते हैं? केल्विन में। लुमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं हम किससे? ये फ्लक्स की यूनिट होती है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम किस में बोलते हैं? कैंडला में बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं किसमें? कैंडला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल के अंदर, ठीक है, MOLE। इस प्रकार से ये सारी की सारी 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी है। इसी के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे और इसी को ज्यादा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सातों की सातों फंडामेंटल क्वांटिटी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो सातों की सातों क्वांटिटी हैं जिनको हम फंडामेंटल कहते हैं या फिर बेसिक क्वांटिटी भी नाम होता है, ये वही क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि लेंथ को मीटर में मेजर किया है तो मीटर क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट, और ये क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम क्वांटिटी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या हो जाएगी? मोल हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरी यूनिट्स की बात करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज की बात करते हैं। वो कौन सी क्वांटिटी है? जिसको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। अब ये दूसरी आ गई डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या डिफरेंस हो गया? देखो इसका नाम से ही पहचानो, डिराइव्ड क्वांटिटी। कुछ बातें आपको जो याद रखनी है, जो आती हैं, किस प्रकार से याद रखनी है वो मैं बताऊंगा आपको। तरीका ऐसा बताऊंगा कि आपका जो है मन प्रसन्न हो जाएगा, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि ये एक रिवॉल्यूशनरी जो है बैच होगा जिसका नाम शंखनाद है। और इसके बाद अगर आप इसको कंप्लीट फॉलो करते हो तो आपको मैं गारंटीड बात कह सकता हूं कि आपके जो नीट में है बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा फिजिक्स के अंदर, इस बात की गारंटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो दूसरों की मदद से एक्सप्लेन की जाए, ठीक है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसकी मदद से एक्सप्लेन की जाती है? फंडामेंटल की मदद से। जिसको फंडामेंटल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड। एग्जांपल के तौर पे सिंपल से एग्जांपल देता हूं जो आप पढ़ के आए हो, इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे बाद में। जैसे कि स्पीड। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता होगा कि डिस्टेंस को आप लेंथ भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। डिस्टेंस को आप क्या बोल सकते हो? लेंथ। और भाग में कौन हो गया? टाइम। अब आप सबको पता है कि लेंथ और टाइम दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। अभी 7 लिखवाई थी जिसमें लेंथ भी लिया था और टाइम भी लिया था। तो लेंथ और टाइम, पहली लेंथ दूसरी टाइम, दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से हमने एक नई क्वांटिटी बना दी जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। और स्पीड किसके अंदर आती है? डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आती है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिट आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अगर हम और दूसरी की बात करेंगे तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसकी मदद से एक्सप्लेन की जाती है? फंडामेंटल। यानी कि जितनी भी तुम क्वांटिटी सुनोगे 7 के अलावा, 7 मैंने बताई, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन 7 क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटी हैं सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर। ये 7 तो फंडामेंटल है, बाकी बची हुई सारी क्वांटिटी किसके अंदर आती है भाई? डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसमें आपको 7 क्वांटिटी के बारे में याद रखना है, और वो सातों क्वांटिटी कौन सी हो गई हैं? फंडामेंटल। उसके बाद आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे
सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर मैं इसको लूं तो अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले मैं एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा, एसआई यूनिट्स के बारे में या एसआई सिस्टम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए एसआई यूनिट्स या एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कस क्यों करना चाहता हूं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, जो हमारा एसआई सिस्टम है, इससे पहले क्या होता था कि दुनिया भर में लोग अलग अलग यूनिट का जो है यूज करते थे। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए कोई तो फुट का यूज करता था, कोई मीटर का यूज करता था, कोई सेंटीमीटर का यूज करता था, तो अलग अलग यूनिट थी। फिर क्या आया, एसआई सिस्टम आया, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। उस सिस्टम ने क्या कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आप एक चीज को एक ही नाम दोगे। जैसे लेंथ को मीटर में ही मेजर करोगे, चाहे वो इंडिया के अंदर है या किसी दूसरे देश के अंदर है। इसके लिए हमने एक नया सिस्टम यूनिट बनाया जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई इलाकों में जो अनियन होता है उसको प्याज कहते हैं, कहीं पे इसको कांदा कहते हैं। तो ये अलग अलग भाषा में अलग अलग बात हो गई है। अब इसको जनरलाइज करने के लिए हमने अंग्रेजी के अंदर क्या बोल दिया है, अनियन। अब जब अंग्रेजी के अंदर इसको अनियन बोल दिया है तो आप किसी भी देश के अंदर जाओगे और कह दोगे कि मुझे अनियन चाहिए, तो सब समझ जाएंगे कि ये प्याज की बात कर रहा है। अगर आप वहां जाके कांदा बोलते हो तो हो सकता है उसको नहीं पता है, प्याज है उसको नहीं पता है। तो ये अलग अलग भाषा के अंदर अलग अलग, जैसे कि आपने सुना होगा हरियाणा के अंदर इसको गंठा बोलते हैं, सीधी सी बात बता दूं। तो अगर मैं दूसरे स्टेट के अंदर जाऊं, इंडिया के अंदर ही, हो सकता है उसको गंठे के बारे में पता ही ना हो, अगर ओनियन बोलूंगा तो उसको पता चल जाएगा। इसी प्रकार एसआई सिस्टम था, उस बोर्ड ने डिसाइड किया कि सभी की सभी जो यूनिट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड में लेके आएंगे और पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड उसका यूज किया जाएगा। इस दौरान इन्होंने तीन चीजें यूज की, एक एफपीएस, एक सीजीएस और तीसरा एमकेएस। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, आपने पहले भी सुन रखी हैं, इसलिए इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। ठीक है, पहला हम क्या लेते हैं, लेंथ। दूसरा हम क्या लेते हैं, मास। और तीसरा हम लेते हैं टाइम। ये तीन ले लेते हैं। ठीक है, देखो इसका मतलब होता फुट। कहते हैं कि लेंथ को एफपीएस सिस्टम में फुट में यूज करते थे। लेंथ को किस में यूज करते थे, फुट में। पी का मतलब होता पाउंड, तो मास को पाउंड में यूज करते थे। और एस का मतलब होता है सेकंड, टाइम को किस में मेजर करते थे, सेकंड में। इस प्रकार से था ये, फुट, पाउंड और सेकंड। इसके बाद सिस्टम चेंज हुआ, सीजीएस। सीजीएस में क्या कहा, हम इसको सेंटीमीटर कहेंगे, सी का मतलब सेंटी, एम का मतलब मीटर, लेंथ को। मास को किस में कहेंगे, हम ग्राम में कहेंगे। और टाइम को यहां पे भी किस में बोला गया है, सेकंड में बोला गया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा सिस्टम जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है और आजकल हम इसी का यूज करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, लेंथ को मीटर में, लेंथ को हम मीटर में लेंगे। ठीक है, और मास को हम किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। और टाइम को हम किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। अब कोई भी न्यूमेरिकल जब हम करेंगे पूरी फिजिक्स के अंदर तो इस सिस्टम का यूज करेंगे सबसे ज्यादा। जैसे फिजिक्स के अंदर हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एमकेएस सिस्टम का यूज करेंगे, यानी कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। जब भी आप कोई क्वांटिटी पढ़ोगे, जैसे कि मैं एक छोटी सी क्वांटिटी का आपको एग्जांपल दे देता हूं इसी के अंदर, अगर मैं बात करूं स्पीड का, अगर छोटी सी क्वांटिटी के अंदर मैं आऊं स्पीड, स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सभी को पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस की यूनिट जो लेंथ के अंदर आती है उसको मैं क्या लूंगा, मीटर, उसको हम किस में लिखेंगे, मीटर में। और टाइम को किस में, सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये कौन सी यूनिट है, एमकेएस। अगर जब तक ना कहा जाए तो आप कौन सी यूनिट का यूज करोगे, इसी का। अगर वो बोल दे तो फिर आप दूसरी यूनिट बना सकते हो, कहता सीजीएस में लिखो तो मैं लिखूंगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किस में हो गई है, सीजीएस में हो गई है, और ये किस में थी, एमकेएस में है।
जब तक अगला नहीं बोलता है तो सारी सिस्टम ऑफ यूनिट को एमकेएस में यूज करोगे। अगर अगला बोल देता है तो फिर उसको किस में लेके आओगे, सीजीएस में। कह देगा कि उत्तर आप सीजीएस में निकालो, आपने उत्तर यहां निकाला, इसको सीजीएस में चेंज करो। तो पता आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप किस में बदल सकते हो, सीजीएस में। वो भी हम आपको बदलना सिखाएंगे, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब यूनिट्स क्या होती हैं मेजरमेंट की, कि यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हमारे पास एक हो गया, अगर हम बात करते हैं तो एसआई सिस्टम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस कौन सा होता है, जिसके अंदर फुट, पाउंड और सेकंड में लेंथ मास टाइम को मेजर करते हैं। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड के अंदर। इसके बाद फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट कौन सी है। फंडामेंटल वो हो गई जिसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे का सहारा नहीं ले सकते, जिसमें 7 का एग्जांपल मैंने दिया है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। और डिराइव्ड कौन सी है, बाकी जो बची हुई सारी क्वांटिटी है उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट, जो बहुत सारी क्वांटिटी आ गई, जैसे कि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, जो सारी बच गई सभी किसमें आती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी में आती है। इसके बाद मैं आपको यहां पे 2 क्वांटिटी और बताऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पूछा जाता है। उन 2 क्वांटिटी में आता है, एक तो आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर 2 क्वांटिटी आती है, एक तो आता है प्लेन एंगल और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। इन दोनों को याद रखना, डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछा गया है बहुत सारी जगह, बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर सीधा प्रश्न आया है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल से। इसके बारे में जानकारी बहुत कम बच्चों को होती है, ये याद कम रखते हैं, और इस पे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से, एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, एंगल थीटा से डिनोट करते हैं किसको, प्लेन एंगल से। और प्लेन जो एंगल होता है उसका वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस, इसको याद रखना। इसके जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। याद रखने का फार्मूला है, आपको ये याद रखना है। किस हिसाब से होता है मैं आपको उसको बता दूं, अगर कुछ इस हिसाब से ये आर्क अपॉन रेडियस होता है कि मान लिया जाए आपका एक ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का मैं 2 पॉइंट पे यहां पे इसको ले लूं और इसको क्या बोल दूं, एंगल थीटा बोल दूं, और इस पॉइंट को ए बी बोला, और ये इसकी क्या हो गई है, रेडियस। अगर इसमें एंगल थीटा पूछे तो इसकी आर्क कौन बन गई, ए बी, और इसकी रेडियस कौन बन गई है, आर। तो आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज आर्क, ये वाली आर्क डिवाइडेड बाय में रेडियस, इसी को हम इसका क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। और आपने एक बात देखी होगी, जब आर्क अपॉन रेडियस निकाला तो ए बी, जो ए बी है वो भी क्या है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, और रेडियस जो आपको ये दिखाई दे रही है ये भी कौन है, ये भी डिस्टेंस है। तो दोनों ऊपर भी डिस्टेंस नीचे भी डिस्टेंस, इसकी भी यूनिट मीटर और इसकी भी यूनिट मीटर, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए कैसी क्वांटिटी है ये, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस है। यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, इसलिए हम इसको कैसी क्वांटिटी कहेंगे भाई, यूनिटलेस क्वांटिटी कहेंगे। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमें आगे बढ़ने का हौसला मिले, और ताकि हम आपको अच्छे से कंप्लीट सिलेबस करवा सके। तो ये क्या हो गया, यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। इसी प्रकार हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं। जब हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो सॉलिड एंगल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पे इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, जिसको ओमेगा कहते हैं। कई बार आपको ये मिलेगा या ऐसे मिलेगा, डी ओमेगा। ये क्या होता है, एरिया अपॉन में आर का स्क्वायर, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। ऊपर कौन है ये, एरिया, एरिया जैसे कि लेंथ गुणा में लेंथ, उसको एरिया कहते हैं ना। जैसे एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो लेंथ गुणा लेंथ, तो एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। याद रखने की क्वांटिटी है, इससे भी ज्यादा पूछे जाने वाली क्वांटिटी है एग्जाम के अंदर, और बच्चे को पता नहीं रहती है। इसलिए कहता हूं कि ये कुछ क्वांटिटी है जो आपको याद रखनी चाहिए, और याद रखने की क्वांटिटी है। कैसे है देखिए, अब मान लिया जाए
हमें 3 डायमेंशन एरिया बना दिया, 3 डायमेंशन एरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एरिया क्या हो गया DA, और ये इसकी क्या होगी रेडियस। यहां जो एंगल बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू में DA एरिया और भाग में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। देखो DA एरिया डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब एरिया जो होता है वो लेंथ गुणा लेंथ होता है, दैट इज लेंथ गुणा में लेंथ। अब रेडियस भी तो लेंथ गुणा लेंथ है, ये भी तो लेंथ गुणा लेंथ है, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। इसलिए ये क्वांटिटी भी कैसी है, यूनिटलेस। ये भी कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस। इसका मतलब प्लेन एंगल की बात करते हैं और सॉलिड एंगल की बात करते हैं, पहली बात तो इनके फार्मूले, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आपको पता होना चाहिए और बेसिक बात है 10वीं क्लास में ही पता चल जाती है। दूसरी सॉलिड एंगल, इसका फार्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कैसे होता है आपको बता दिया, इसका सर्कल बना के बता दिया था। ये भी यूनिटलेस है और ये भी कैसी है, यूनिटलेस है। दोनों क्वांटिटी कैसी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते थे हम, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते थे, एसआई यूनिट और फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। ये कंप्लीट जो सिलेबस उठाया गया है ये नीट की साइड से और नीट के लिए ही उठाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड, अगले की बात करेंगे हम लिस्ट काउंट की। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या होता है, देखिए पहले टॉपिक के बाद जब दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं और इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और उससे अलग हम प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट क्या होता है, देखिए लिस्ट काउंट का मतलब ये हो गया कि जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मान लिया जाए आपके पास स्केल है, अब आपको पता चलेगा जब आप अपने स्केल को देखते हो तो उस स्केल की मदद से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो। आप कहोगे जी हम उस स्केल से मिनिमम 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो स्केल होता है मान लिया जाए वो 15 सेंटीमीटर का है और उसमें जो एक डंडा है, जैसे आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं कि मान लिया जाए आपके पास ये स्केल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत जगह ट्रांसफर होगी, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है, और मैं ये जनरलाइज करवा रहा हूं किसी के लिए भी, आप आसानी से निकाल सकते हो। मान लिया जाए ये है इसका जीरो एंड, इसके बाद 1 2 3 4, ये पांचवा बड़ा डंडा, फिर 1 2 3 4, ये बड़ा, इससे भी बड़ा, इसको कह दिया 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहां तक ये जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता करना होता है लिस्ट काउंट में, जो इसका ये एक डंडा आपको दिखाई दे रहा है ये कितनी मेजरमेंट कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच कितने डंडे बने हुए हैं, 10 डंडे बने हुए हैं। तो 10 डंडे मिलके कितना बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बना रहे हैं। तो एक डंडा मिलके कितना बनाएगा, 1/10, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये मैं अपना स्केल बना के मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है कि लिस्ट काउंट किसे कहते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम वैल्यू मेजर की जा सकती है, द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम अ इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। हम यहां पे लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर। उसको हम क्या कह सकते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको दे दिया, यहां 0 से लेके और 1 सेंटीमीटर के बीच टोटल कितने हमारे पास काउंट किया, तो कितने डंडे हैं, 10 मार्क्स बने हुए हैं। तो 10 मार्क्स कितने को डिनोट करता है, 1 सेंटीमीटर को। तो एक कितने को डिनोट करेगा, 1/10, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिस्ट काउंट की फर्दर जो डिटेल आती है वो जब हम इसके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट लेंगे, क्योंकि नीट में सिलेबस में लास्ट में प्रैक्टिकल्स के कुछ एक्सपेरिमेंट डाल रखे हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो वहां आपको पता चलेगा कि लिस्ट काउंट और कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे जो हमें यूज करना है लिस्ट काउंट का, वो सिर्फ इतना ही बताना है कि जो मिनिमम वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एक स्केल बनाया, उस स्केल में 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच 10 मार्क्स हैं। तो एक मार्क्स कितना मेजर कर सकता है, 0.1, इससे कम तो वो मेजर कर ही नहीं सकता, इसलिए उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया है। इस प्रकार आपको क्या करना है, ये मेजर करना है। यहां पे जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरह से होता है।
यहां पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है और पूछा गया है वो कैसे है, जैसे कि सबसे पहले एक तो हो गया mm स्केल या सेंटीमीटर स्केल हो सकता है, mm स्केल। दूसरा हमारे पास होगा वर्नियर कैलिपर, सुन रखा होगा। तीसरा हो गया स्क्रू गोज, ठीक है, स्क्रू गोज, या इसी के अंदर आता है स्फीरियोमीटर, स्फीरियोमीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारे पास जो स्टॉप वॉच होती है वो, और इसके बाद आ गया थर्मोमीटर। जो आपको बातें पता होनी चाहिए जहां से प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न बड़ा ये छपने वाला प्रश्न है भाई, ध्यान दे सभी बच्चे, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। और इन सभी के लिस्ट काउंट को लिखेंगे, पहले भी छपा हुआ प्रश्न है, फिर से ये छप सकता है क्वेश्चन, आप इस बात को ध्यान देना। एमएम स्केल जो होता है उसका लिस्ट काउंट होता है 1 mm, याद रखना, क्योंकि कई बार ये नीट के एग्जाम में और किसी दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इसलिए कहता हूं छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा हो गया वर्नियर कैलिपर, इसका हो जाएगा 0.1 mm। स्क्रू गोज, इसका हो जाएगा 0.01 mm, ठीक है। स्पीरियोमीटर, इसका भी सेम होता है 0.01 mm। स्टॉप वॉच, इसका होता है 0.1 सेकेंड। अब देखो ये तीनों के तीनों जो ऊपर लिए गए हैं, ये किसको मेजर कर रहे हैं, लेंथ को, क्योंकि इसकी यूनिट किस में आ रही है, एमएम में या मीटर में या सेंटीमीटर में, इसलिए किसको मेजर करने के लिए, या तो लेंथ को या डायमीटर को या डेप्थ को, उसी में है। यह आ गया स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच किसको मेजर करती है, टाइम को, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। कितना होता है, 0.1 सेकंड। अब आ गया थर्मोमीटर, थर्मोमीटर किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को, इसलिए क्या हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट का जो लिस्ट काउंट की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग होता है और यहां से प्रश्न आता भी है। अब इस 1 mm को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 0.1 सेंटीमीटर, इसको बदलोगे तो 0.01 सेंटीमीटर, इसको बदलोगे तो 0.001 सेंटीमीटर, इसको बदलोगे तो 0.001 सेंटीमीटर। ये तो सेकंड में, ये डिग्री सेल्सियस में है, इसमें कोई, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अगर किसी को कन्वर्जन आता है तो बड़ी अच्छी बात है, वो आसानी से कन्वर्जन कर सकता है। किसी को कन्वर्जन नहीं आता तो दोनों याद रखो और कन्वर्ट करना भी सीख लो, क्योंकि ज्यादा चीजें आप फिजिक्स में याद नहीं रख पाओगे, इसलिए चाहे तो यहां से पूछा जाता है चाहे यहां से, दोनों चीजें एक ही हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार छपा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये इतना ही टॉपिक पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम एक हमारे पास इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास फिगर दिए गए हैं, उस फिगर के अंदर हमारे पास दो टाइप के फिगर होते हैं, एक होता है सर्टेन और एक होता है अनसर्टेन। सर्टेन और अनसर्टेन। ये यहीं पे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आगे जस्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, और वो राउंडिंग ऑफ आपको मदद करेगी सिग्निफिकेंट फिगर समझने के बाद, इसलिए आपको यहीं से आपको पता होने चाहिए इनके बारे में, इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। मान लिया जाए 9.06 दे रखा है। अब जो ये पॉइंट से पहले, इस डॉट से पहले जो डिजिट है, ये कैसी है, सर्टेन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर एक साथ चलते हैं, इसलिए मैं आपको सर्टेन और अनसर्टेन इसी में बता रहा हूं। और सिग्निफिकेंट फिगर जो क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे, कि यानी कि कौन कौन से फिगर सिग्निफिकेंट है, जिनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है, और कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है, वो हम सारे बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये बताएगा आपको कि जो आपको गिवन नंबर है उसमें से कौन से फिगर आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, और कौन से फिगर यूजफुल नहीं है। उनके रूल्स होते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, जैसे कि सर्टेन, इसके बाद ये आगे वाली क्वांटिटी ये है अनसर्टेन, आपको ये पता होना चाहिए कैसे है। अगर मैं इस 9 की बात करूंगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, पर ये 6 5 से बड़ा है, इसलिए मैं इसको क्या कर सकता हूं, पहले वाली क्वांटिटी में एक ऐड कर सकता हूं।
जैसे आपको रूल पता होगा, अगर ये क्वांटिटी 5 से बड़ी हो तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, इसको 9.1 बना दिया। इसलिए अनसर्टेन है, ये चेंज हो गई। देखो पहले 0 थी, अब क्या बन गई, 1 बन गई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनसर्टेन डिजिट कहते हैं। बट 9 तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सर्टेन कहते हैं। सर्टेन का मतलब जो चेंज नहीं होता, जो फिक्स है, और अनसर्टेन का मतलब जो चेंज हो सकती है, जो फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अनसर्टेन कहते हैं। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल होते हैं, उन रूल की बात करते हैं वन बाय वन करके। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का सबसे पहला रूल तो यही है, सबसे पहला रूल तो यही है कि सारी नॉन जीरो, जितनी भी नॉन जीरो हैं आर सिग्निफिकेंट। वो सारी की सारी कैसी हैं भाई, सिग्निफिकेंट है। जैसे कि आप लिख दो 2 3 5 6, ऐसे लिख दिया, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई, 4। इस प्रकार से आपको काउंट करवा लेगा। दूसरी बात, इतना आसान क्वेश्चन तो वो बोर्ड में नहीं पूछेगा, इतने आसान क्वेश्चन के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। कैसे आएंगे, दूसरी बात वो आगे आपको पता चलता मिलेगा। दूसरी बात, जितनी भी जीरोज बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, वो भी कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट होगी। एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए 2 0 3 5। अब क्या होगी, ये जीरो जो आई है, ये आपको जीरो दिखाई दे रही है, जो आपको ये जीरो दिखाई दे रही है, ये जीरो किसके बीच आई है, नॉन जीरो के बीच, इसलिए इसमें भी कितने होंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आपको ऐसे काउंट करने, जो भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो साथ साथ हम लेके चलेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपको कहां कहां से क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आपसे क्या पूछ सकता है, वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर में पहले जितनी भी नॉन जीरो हैं वो सारी सिग्निफिकेंट, जो जीरो नॉन जीरो के बीच आ गई वो भी कैसी हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट। तीसरा रूल, अगर कोई जीरो है, मान लिया जाए, मैं एग्जांपल देके आपको ये समझाता हूं जब ज्यादा समझ आएगा। मैं लिख दू 223.000, अगर यहां पे डेसिमल पॉइंट है तो इसके आगे की ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, नहीं तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। कितनी होगी, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5। अगर ऐसे होता 2 3 0 0 0, अब इनके साथ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है इसलिए इसके सिग्निफिकेंट कितने हो गए, नॉन जीरो वाले गिन लो, 1 2, 2 सिग्निफिकेंट। यहां से आपसे प्रश्न पूछता है, यहां पे आपको जो फंसाने की कोशिश करता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर तो क्या बताया मैंने, अगर इस क्वांटिटी के बाद, इस नंबर के बाद कोई डॉट दिखा, डेसिमल दिखा और आगे जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होती हैं। अगर ये 2 3 लिख के आगे कुछ नहीं लिखा तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती हैं। इसलिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं और इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5 है। ऐसे याद रखना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, चौथा रूल, अगर ऐसे लिखा हुआ मिले 0.0064, अब जो इसके लेफ्ट में जितनी भी जीरोज हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो ये नॉट सिग्निफिकेंट, इसलिए इसमें कितनी सिग्निफिकेंट होंगी, 2, एक ये 2। समझ आ गई ये बातें। पहले मैंने क्या बताया था, देखो पहले मैंने ये बताया था आपको, अगर आपके सामने कुछ ऐसा केस आता है कि 2.3.00 तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी। अगर कोई डेसिमल नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। इसके बाद अगर इससे पहले कोई जीरो है, नंबर से पहले इस प्रकार जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होती। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको ये सारी बातें याद रखनी होंगी। इसके बाद पांचवा पॉइंट किसी ने लिख दिया 64 मीटर, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुए, इसमें हो गए 1 2 2। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूं तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 6400। अब कोई बच्चा सोचेगा, अब वो ऐसे आपको पजल करेगा, अब वो कोई सोचेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 1 2 3 4 ना, गलत है। आप यूनिट चेंज करने से, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होती हैं। अब इसमें भी केवल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। देखो
अगर 23 के बाद कोई डेसिमल नहीं था और सारी जीरो थी तो हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट किया था? केवल 2 को। अगर डेसिमल होता तो सभी को लेते, डेसिमल नहीं है तो केवल उस नंबर को लेंगे जो नॉन जीरो है। यही यहां पे समझाना चाहता हूं मैं आपको। अगर नेक्स्ट पेज पे चलें तो 6400 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज किया तो अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगी? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको कहीं ऐसा मिले 23 गुणा 10 की शक्ति 7, कुछ इस तरह से मिले, तो ये जो पावर वाली है ये नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसलिए केवल इसमें कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आपको मैं प्रत्येक एग्जाम्पल और प्रत्येक वो चीज करवाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताया है, और मैं गारंटी लेता हूं आप जो बुक पढ़ते हो उसमें ये रूल्स और ये रूल्स बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत कम किताबों में मिलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 6-7 रूल बताए हैं, जैसे कि आपको ये रूल बताया है, ये रूल बताया है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और मैं बहुत सारी बुक को मिला के वो पॉइंट आपके लिए, वो बिंदु आपके लिए ढूंढे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एनसीईआरटी को भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आता है वो भी आपका कवर हो जाए, इसलिए ये आपको रूल बता दिए सिग्निफिकेंट फिगर के जितने भी हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। नॉन जीरो सिग्निफिकेंट में आएंगी, जीरो बिटवीन नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगी, अगर कोई नंबर के बाद डेसिमल है और बाद में जीरो है तो सिग्निफिकेंट होंगी, अगर इस तरह से कोई डेसिमल नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट होंगी। इस तरह से कोई नंबर आ जाए, पहले जीरो आ जाए, बेशक डेसिमल हो, तब भी ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, केवल 2 ही होंगे इसमें, जैसे आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद अगर आपके पास ऐसा मिल जाए तो भी इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट फिगर जो है 2 ही रहेंगे, चाहे आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, एमएम में बदलो, किसी भी क्वांटिटी में बदलो, जो बेसिक में है वही रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से, अभी तक जो हमने रूल पढ़े हैं उसके बाद, जहां आपको एग्जैक्ट नंबर दिखे, एग्जैक्ट नंबर दिखे, एग्जैक्ट नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इन्फिनिटी। याद रखना, पहला ही क्वेश्चन तो ये बनता है कि एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? इन्फिनिटी। जैसे मैं लिखूं 10 बनाना, 10 बनाना, 4 बनाना, ठीक है, 10 एप्पल, इस प्रकार, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इन्फिनिटी। इसमें कितने हैं? इन्फिनिटी। दूसरा, जो पाई की वैल्यू होती है जिसको हम क्या लिखते हैं? 22/7। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता चल गए, 10 बनाना बोल दे, 10 एप्पल बोल दे, 10 जो है अनियन बोल दे, कुछ भी बोल दे, एग्जैक्ट नंबर बोल दे, तो उसमें इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर, और पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 है, ये भी एक एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए इसके अंदर कितने होते हैं? इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं। इसी प्रकार स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि एग्जैक्ट होती है, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट होती है, मैं इसको लिखूं तो 299,792,458 मीटर पर सेकंड, ये वाली, ये आंकड़ा आई थिंक एक आध अक्सर आगे पीछे हो सकता, नहीं तो ये आंकड़ा ये नहीं लेंगे हम 3 × 10⁸, उसको तो अप्रोक्सीमेट किया हमने, अप्रोक्सीमेट करके उसको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कर दिया, यूनिट साथ लिखा करो ऐसे। बट एग्जैक्ट जब हम लेते हैं, एग्जैक्ट हमारे पास क्या आई है? एग्जैक्ट हमारे पास ये आई है 299,792,458 मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट है, इसलिए इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इन्फिनिटी। तो जो एग्जैक्ट नंबर होता है उसके अंदर इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब इस क्वांटिटी के बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है, अगर पता भी है तो उनको ये नहीं पता चल पाता कि कौन से में इन्फिनिटी होंगे। इसका तो पता चल गया एग्जैक्ट नंबर, अब एग्जैक्ट नंबर कौन से, जैसे कि आपको बोल दे 10 बनाना, 10 एप्पल, 10 ऑनियन, 10 पोटैटो, तो ऐसे, या 20, 30, 50 कोई भी नंबर बोल दे। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नंबर में आती है, आपको याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट का जो एग्जैक्ट डेटा है 299,792,458 मीटर पर सेकंड इन्फिनिटी। और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर वैल्यू भी पूछी गई है, उसके अंदर ये डेटा दिया हुआ था कि स्पीड ऑफ लाइट कौन सी है, कि ये दे दिया, एक ये दे दिया, तो बहुत सारे बच्चे जिनको यही पढ़ रखा है डेटा, ये नहीं पढ़ रखा, तो वो इस पे टिक करके आया, जिसके कारण उसका क्या हो गया? मार्क्स गलत हो गए और नेगेटिव लग गई उसको। पर एग्जैक्ट ये होता है, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या था? सिग्निफिकेंट फिगर था। इसके बाद आगे बढ़ते, धैर्य और संयम बनाए रखिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपकी
सारी की सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं कर दूंगा और आपको मदद करूंगा आगे बढ़ने में। और आप भी हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, तो मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। आपको पता है कि हमारे लिए तो ये पेट्रोल की तरह है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पाई पैसा इसका मैं नहीं ले रहा हूं। पूरा का पूरा कोर्स मैं आपको नीट का दूंगा और इस बात की मेरी गारंटी, मैं खुद नीट क्वालिफाइड हूं और दूसरे एग्जाम्स क्वालिफाइड हूं, और इसलिए मेरे को प्रत्येक आइडिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और पिछले 30-35 साल के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। आगे है, इससे पहले एक टॉपिक रह गया राउंडिंग ऑफ, वो मैं करवा दे देता हूं आपको, इसी में बता देता हूं राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर में ही राउंडिंग ऑफ बता देता हूं आपको। देखिए राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझ लेना भाई। राउंडिंग ऑफ जनरली तुम जानते हो, पर इसमें भी मैं 2-3 पॉइंट ऐसे ढूंढ के लाया हूं आपके लिए जो आपको लगेगा कि हमें पता ही नहीं था। जनरली तो पता आपको, पहला रूल क्या है, मान लिया जाए 2.36 है ऐसे, तो आप राउंडिंग ऑफ में क्या कहोगे, 3 के बाद 6 है जी, 5 से बड़ा, आपको पता है ना 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तो इसमें ऐड हो जाएगा और इस नंबर का राउंडिंग ऑफ करके क्या कर देंगे 2.4। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात सही है, इसको आपने कर दिया। दूसरा, अगर ये क्वांटिटी होती 2.34 तो आप कहोगे जी ये 5 से छोटा है, 5 से अगर छोटा है तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, इसको लिखा जाएगा 2.3। दोनों बातें ठीक है, आपको पता है राउंडिंग ऑफ का इतना। मैं इससे आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, कैसे बढ़ता हूं आगे वो देखिए। पहला जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको लेने जा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट वो देखिए, अगर आपके पास है 2.35, अब क्या होगा, 2.35 हमने एग्जैक्ट ले लिया 2.35, अब क्या होगा, अगर ये 5 है, एग्जैक्ट 5 है, याद रखना, अगर ये एग्जैक्ट 5 है तो हम इससे पहले वाली डिजिट को देखेंगे। आपको ये याद रखने की बातें बता रहा हूं, आपको याद रखनी है। अगर ये एग्जैक्ट 5 है तो हमें क्या करना है, उससे पहले वाली डिजिट को देखना है। एग्जैक्ट 5 है तो इससे पहले वाली डिजिट को अगर हम देखें तो वो कौन है, 3 है भाई। अगर इससे पहले वाली डिजिट 3 है, इसका मतलब ये कौन है, ओड नंबर है। कैसा नंबर है, ओड नंबर है। अगर ये ओड नंबर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 2.4। हमने क्या कहा, अगर ये वाली डिजिट एग्जैक्टली 5 है आपके पास तो उससे पहले वाली डिजिट को देखिए, अगर वो एग्जैक्टली ओड नंबर में आ रही है तो उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ये क्वांटिटी होती 2.25, अब ये एग्जैक्ट 5 है, इससे पहले क्वांटिटी कौन है, इवन है, और इवन में कभी भी ऐड नहीं होगा, इसलिए ये रहेगी 2.2। समझ आया, ये रूल था पहला और दूसरा, ठीक है। अगर इसके बाद 5 है और 5 से पहले ओड नंबर है तो एक बढ़ जाता है, और इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली मैं एक और बात करता हूं इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, वो देखिए राउंडिंग ऑफ में, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्या है, मान लिया जाए आपको मिल जाए 2.35, सॉरी हम इसके अंदर कुछ और ले लेते हैं क्योंकि ये तो आपको पता ही चल गया, ऐसे 253 ऐसा ले लिया। अब इसका राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है। अब इस नंबर का राउंड ऑफ कीजिए। अब क्या देखना है, ये नंबर तो एग्जैक्ट 5 है, इसके आगे का नंबर देखो, अगर इसके आगे का नंबर नॉन जीरो है, राउंडिंग ऑफ के ये वो रूल है जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, वो बिंदु हैं, तो इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। वो बिंदु हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े, और वो मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपने नहीं पढ़ा, और आप वहां फिर क्या करते हो, जो आपके नंबर है कम आते हैं, इसलिए मैं वही बिंदु लेके आया हूं। तो ध्यान से देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसके आगे का नंबर देखिए, इसके आगे का नंबर है नॉन जीरो, तो इसके पीछे के नंबर में एक ऐड हो जाएगा, दैट इज 2.3 हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, आज थोड़ी सी लाइटनिंग के कारण ये बार बार ब्लर कई बार हो जाता है, तो बाकी तो आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे। देखो, अगर ये एग्जैक्ट 5 है और तो इसके आगे का नंबर देखिए, अगर इसके आगे का नंबर नॉन जीरो है, इसके आगे का नंबर नॉन जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इसमें ऐड हो जाएगा। अगर ये नंबर होता 2.250 इस प्रकार से, तो इसके आगे का नंबर कौन है, अब की बार जीरो है, तो इसके पीछे के नंबर में कोई ऐड नहीं होगा, सेम रहेगा 2.2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इसके आगे का नंबर नॉन जीरो हो
तो आप इसमें एक बढ़ा दीजिए, 2.3 कर दीजिए। अगर इसके आगे का नंबर 0 हो तो इसमें कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप लिख दीजिए। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ कहते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बात देखिए आप। इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा, मान लिया उन्होंने कह दिया 2.30 और इसमें ऐड कीजिए आप 5.1 प्लस कीजिए, एडिशन का क्वेश्चन आ गया इस प्रकार से। अब हम इसको ऐड करेंगे, सभी को पता है 0, 3 और 1 4 और 2 और 5 7, ये बन गया और ऑप्शन में मिलेगा। पर ये गलत है, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ चुके हैं और राउंडिंग ऑफ पढ़ चुके हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आपको फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जितने ऊपर वाली क्वांटिटी में सबसे कम हो। मैंने क्या कहा है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जो ऊपर वाली दोनों क्वांटिटी में सबसे कम रहे। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, तो मिनिमम कितने हैं, 2 हैं। तो रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए, 2, पर यहां तो 3 है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे, 7 एज इट इज, क्योंकि सर्टेन डिजिट है, चेंज नहीं हो सकती, इसलिए कैसी है, सर्टेन है, ये अनसर्टेन है। पॉइंट। अब 4 के बाद 0 है, 4 के बाद कौन है, 0, यानी कि 5 से छोटा नंबर तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 7.4 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी आप राउंडिंग ऑफ की बात करते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो दो एडिशन वाली क्वांटिटी हैं, या दो सब्सट्रैक्शन वाली क्वांटिटी हैं, या दो मल्टीप्लीकेशन वाली क्वांटिटी हैं, या दो डिवीजन वाली क्वांटिटी है। अब इन दोनों का डिवीजन भी कर सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता हूं, एडिशन भी कर सकता हूं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो उसमें जो ऊपर वाली क्वांटिटीज हैं उनमें जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही रिजल्ट में अपीयर होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। इसलिए मैं आपको कहता हूं इन बातों को ध्यान से पढ़ेंगे आप। अब अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसी के अंदर, देखिए मान लिया जाए आपको बोल दिया 3.56, 2.1, 3.21, इस प्रकार से। अब क्या करोगे, एडिशन, 6 और 1 7, एडिशन सिखा रहा हूं, 5 6 और 2 8, यहां पे होगा 3 2 5 और 3 8, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, पहले इनके सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे। इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 है और इसमें 1 2 3 है, इस प्रकार। अब सबसे कम किसमें, इसमें 2 हैं, तो रिजल्ट में भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, राउंडिंग ऑफ की मदद लेनी होगी। तो 8 तो सर्टेन है इसलिए एज इट इज रख दिया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 8 7 है, ये 8 7 का राउंड ऑफ करेंगे, अगला नंबर 5 से बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड, इसको हम क्या लिखेंगे, 8.9 लिखेंगे, इस प्रकार से। तो उस नंबर को हम क्या लिखेंगे, 8.9 लिखेंगे, इस प्रकार। सिमिलरली आपको सब्सट्रैक्शन में, डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में करना है। आपको क्या करना है, जिन भी नंबर का डिवीजन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या जिनका एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, उसमें आप क्या देख लो, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो, जिसमें सबसे कम है उतने ही सबसे कम उत्तर में होनी चाहिए आपको। चलिए अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एरर इन मेजरमेंट, ठीक है। एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में कौन कौन सी एरर हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। एरर इन मेजरमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दूसरा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में। हम इसको जो कंप्लीट जो फर्स्ट चैप्टर है उसको 2 भाग में करेंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे एक में और एक में ये सारे टॉपिक होंगे। आज हम एरर का बेसिक स्टार्ट करेंगे और इसका फर्दर जो एरर है और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल है वो सारे एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एरर की बात करते हैं तो एरर में क्या होता है वो देखिए आप, मेजरमेंट में इसका बेसिक आइडिया देके और इसको आगे जो एक्सप्लोर करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि आज स्टार्टिंग डे है तो हम ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, 1 आवर्स के आसपास ही रहेंगे, उसके बाद आपके लेक्चर बड़े होते चलेंगे। जब हम एरर की बात करते हैं तो एरर के अंदर होता क्या है, आपको पता है कि जब भी आप कोई काम करते हो, मान लिया जाए आपको मैं कह दूं कि इस लेंथ को मेजर कीजिए, अगर मैं आपके सामने कह दूं कि आपको एक लेंथ दी गई है, इस लेंथ को मेजर कीजिए। जब आप इस लेंथ को मेजर करोगे तो आपके या तो खुद के कारण या आपने जिस स्केल का यूज किया उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो, एरर हो, तो उसके कारण इस लेंथ को आप अलग अलग बताओगे। मान लिया जाए ये टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जब आपने मेजर किया तो आपने बता दिया इसको 9.9 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे बच्चे से, जब ये पहला बच्चे ने बताया, दूसरे बच्चे ने बताया, दूसरा कहता है जी 9.8 सेंटीमीटर है, तीसरा बच्चा कहता है जी 10.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब या तो इसने अलग स्केल लिया, इसने अलग स्केल लिया, या इसने अलग स्केल लिया,
या तो तीनों के स्केल में डिफरेंस है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट लिया है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, या फिर इस बच्चे की एक्यूरेसी अलग है, इसकी अलग है और इसकी अलग है, इन तीनों में कोई डिफरेंस है। तो एरर का मतलब ये होता है कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू तो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये कौन है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है मेजर्ड वैल्यू, जो स्टूडेंट ने मेजर की है, मेजर्ड वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब एरर को हम अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसके साथ इन दोनों के कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल देखेंगे। इसलिए यहीं तक सारे बच्चे स्वस्थ रहे और अपनी तैयारी करते रहे। जल्दी हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे विद इन 50-55 डेज, और आपको एक अच्छा फील होगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही खाली है।